बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज सेल्स टैक्स एक्ट में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट का हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हैं अपील्स। बेसिकली जब टैक्स के दो तरह के काम होते हैं, एक तो फाइलिंग वर्क है और दूसरा एपलेट वर्क है। जो फाइलिंग वर्क और असेसमेंट वर्क है उसके बारे में हमने पीछे सारा पढ़ा, जिसमें अगर ऑफिसर्स की बात करें तो उन्होंने किस तरह से इनकी असेसमेंट करनी है, उनके पास क्या लाज हैं, टैक्स किस तरह से चार्ज करना है, कैसे लगाना है, ऑडिट करते हुए क्या चीज़ें चेक करनी है, इंक्वायरी कैसे करनी है, अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है, समन करने हैं, और फिर अगर कोई अरेस्ट करना है और उसकी प्रोसीडिंग्स, वो सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी। इसी तरह जो टैक्स पेयर की साइड से हम देखें या कंसल्टेंट्स की साइड से, तो उन्होंने किस तरह रिटर्न फाइल करनी है, और फिर अगर रिटर्न फाइल हो गई है और उस पर कोई उनकी डिस्क्रिपेंसी निकली है तो डिस्क्रिपेंसी को किस तरह से असेस करना है, किस तरह से उसको शो काज का रिप्लाई करना है, पेनल्टीज़ किस तरह से लगेंगी, रजिस्ट्रेशन किस तरह से होनी है, रिफ़ंड कैसे होना है, और ये सारा जो असेसमेंट और फाइलिंग का वर्क था वो हमने पहले इस पार्ट में पढ़ा। अब जो सेकंड थिंग होती है एपलेट वर्क। एपलेट वर्क में ये होता है कि जब कोई असेसमेंट हो गई तो उससे एग्रीव्ड हुआ जब टैक्स पेयर, तो उसने आगे अपील करनी होती है। तो अभी टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो है 2024, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। पहले अपील का और सिनेरियो होता था, पहले कमिश्नर अपील के पास जाती थी फाइल, अपील के बाद फिर एपलेट ट्रिब्यूनल में जाती थी। लेकिन इसके बाद थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, वो चेंजेस हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हैं, और फिर ये है कि किस तरह से अपील और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कितने दिनों में अपील करनी होगी, और अपील कहाँ आप कर सकते हैं। ये सारा एपलेट वर्क जो है ना ऑनवर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो यंग वकला जिन्होंने आगे अभी काम सीख रहे हैं और करना है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर इसको चेक करने के लिए FBR के जो ऑफिसर्स हैं और कैसे वो अपील कर रहे हैं और किस तरह से इसको करना है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए इसे अच्छी तरह सुनिएगा। तो इसमें सबसे पहली बात तो है सेक्शन 43A पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन इन अपील के। अपील में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले तो ये होता था कोई भी फैसला जो FBR के ऑफिसर्स ने किया उसके खिलाफ अपील जो है कमिश्नर अपील के पास होती थी। लेकिन ये जो अमेंडमेंट आई लॉ में, टैक्स अमेंडमेंट 2024 का जो लॉ था, उसमें इसको एक्सपीडाइट करने के लिए कि जो केसेस फंसे हुए हैं कोर्ट्स में उनको ज़रा निकालने के लिए एक लिमिट लगा दी गई कि कमिश्नर अपील के पास इतनी लिमिट तक, जो कि 10 मिलियन है, 10 मिलियन तक की जो अमाउंट होगी वो कमिश्नर अपील के पास जाएगी अपील के लिए। अगर अमाउंट एक्सीड कर जाएगी 10 मिलियन से तो देन फिर वो जाएगी एपलेट ट्रिब्यूनल में। तो मीन ये है कि 10 मिलियन से अबव की जो फिगर है उसके लिए अपील का फोरम ही ख़त्म हो गया उसके लिए, और जो 10 मिलियन तक की है उसके लिए एपलेट ट्रिब्यूनल का फोरम ख़त्म हो गया, क्योंकि वो उसके बाद अगर कमिश्नर अपील के बाद अपील करनी है तो वो भी रेफरेंस सीधा हाई कोर्ट में जाना है, और एपलेट ट्रिब्यूनल के बाद भी रेफरेंस जो है वो हाई कोर्ट में जाना है। आप ये समझें कि एक बीच में फोरम जो है वो ख़त्म हो गया। तो इससे एक्सपीडाइट होगा, केसेस एक्सपीडाइट उनका डिसीजंस आएंगे, और जो रिकवरी होनी है या वो ख़त्म होने हैं वो एक्सपीडिशली होंगे। ये मकसद था इस अमेंडमेंट लॉ का। तो इसमें ये किया गया कि जो, जैसे कि मैंने बात बताई है कि कमिश्नर अपील के पास जो केस होगा उसकी डज नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 10 मिलियन, 10 मिलियन से ज़्यादा का नहीं होगा, जिसमें 10 मिलियन से कम यानी कि 1 करोड़ रुपए तक की डिस्क्रिपेंसी जिसमें टैक्स इन्वॉल्व होगा वो कमिश्नर अपील के पास उसकी अपील होगी। और इसकी क्लास B है कि जिसकी अमाउंट एक्सीड कर जाए 10 मिलियन रुपीज़ से, तो उसकी जो अपील होगी वो एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में उसकी अपील होगी। तो इसी तरह से जो पर्सन केस और द ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील के जो ऑर्डर से अग्रीव्ड होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमने सब सेक्शन सब सेक्शन 1 का क्लास A में कहा था कि उसकी जो अपील के पास जो अपील होनी है उससे जब अग्रीव्ड होगा तो वो सीधा हाई कोर्ट में जाएगा
किसके मुताबिक? इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 133 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के वो उसने एपलेट ट्रिब्यूनल पे अब नहीं जाना। अपील के बाद जो है अपील कमिश्नर अपील से एग्रीव्ड होगा, चाहे डिपार्टमेंट हो या टैक्स पेयर हो, वो दोनों जो है रेफरेंस अब हाई कोर्ट में करेंगे। इसी तरह हमने सब सेक्शन 1 की क्लास बी में जो पढ़ा था कि जो एपलेट ट्रिब्यूनल से एग्रीव्ड होता है तो वो भी सीधा अपना रेफरेंस फाइल करेगा हाई कोर्ट में। किसके तहत? सेक्शन 133 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत उसको आगे किया जाएगा। तो ये जैसे कि आपको बताया कि अभी जो टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो 2024 आया था उसमें ये बात हुई, तो उसमें एक तरीक़ाकार बताया गया है सब सेक्शन 4 में कि जो फाइल्स थी कमिश्नर अपील के पास और उनकी अमाउंट एक्सीड कर रही थी 10 मिलियन से एक्सीड कर रही थी और वो अभी कमिश्नर अपील के पास थी, तो उनको ये डायरेक्शन दी गई कि वो 31 डे ऑफ दिसंबर 2024 तक जो है सारी फाइलें वो ट्रांसफ़र कर दें एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू को। तो वो फाइल्स अब अपनी जुरिस्डिक्शन में चली जाएंगी और फिर एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू को ये डायरेक्शंस दी गई कि सब सेक्शन 4 के तहत जो फाइलें आपको ट्रांसफ़र हुई हैं विद इन द पीरियड ऑफ टाइम अंडर सेक्शन 132 जो है ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसके तहत जो है आप सारी फाइलें अपनी वो कंप्लीट करेंगे और उनकी जो है विच शैल कमेंस फ्रॉम द 16 डे ऑफ जून 2024 कि वो अपने डिसीजन उसके एज पर उसके मुकम्मल करेंगे। ये तो एक चेंज आई थी जो मैंने बताई टैक्स अमेंडमेंट लॉ में। उसके बाद सेक्शन है 45A। सेक्शन 45A में बोर्ड के पास पावर्स हैं या कमिश्नर के पास कि वो रिकॉर्ड कॉल कर सकता है। कौन सा रिकॉर्ड? बोर्ड या कमिश्नर ऐसा रिकॉर्ड जिस पे कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हो, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड एनी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत कोई प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, ऑडिट हुआ है, असेसमेंट हुई है, उसकी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो वो कमिश्नर या बोर्ड जो है वो उसकी एग्जामिनेशन के लिए या उसके डिसीजन के लिए चेक करने के लिए अगर वो जिसको समझता है तो वो कॉल कर सकता है उस रिकॉर्ड को। तो इसी तरह अगर कोई पेनल्टीज़ लगाई जा रही हैं सेल्स टैक्स में या इनकम टैक्स में, तो वो पेनल्टीज़ जो हैं वो अपनी ओरिजिनल अमाउंट से ज़्यादा कभी भी नहीं होंगी। ये ज़हन में रखिएगा कि सेल्स टैक्स में पेनल्टी और फाइन ऑफ पेमेंट वो ग्रेटर दैन जो है ना, कोई ऑर्डर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें सेल्स टैक्स और इसमें ओरिजिनल अमाउंट से ज़्यादा पेनल्टीज़ लगें। इसी तरह नो प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी इनिशिएटेड इन केस ऑफ वेयर अपील अंडर सेक्शन 45B। अगर तो 45B में या 46 में अपील है कमिश्नर अपील के पास या अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, तो फिर उसमें यह है कि ये इस सेक्शन के तहत रिकॉर्ड नहीं कॉल किया जाएगा। इसी तरह नो ऑर्डर शैल मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर। 5 साल जब गुजर गया टाइम पीरियड, जैसे कि 5 ईयर का है जिसमें ऑर्डर पास किया गया, ईयर वेयर द ओरिजिनल डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द सब ऑर्डिनेट ऑफिसर रेफर टू इन सब सेक्शन 1 के उसमें सब सेक्शन 1 में कोई ऑर्डर था या डिसीजन था तो वो अगर पास कर दिया गया और 5 साल के अंदर फिर उस पर नहीं उसको चेक किया जा सकता। सब सेक्शन 4 है द कमिश्नर में सो मोटो कॉल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड। कमिश्नर भी एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड के लिए सो मोटो एक्शन ले सकता है जो कि प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जैसे कि ऊपर जिक्र किया गया अंडर दिस एक्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उनका कमिश्नर भी सो मोटो एक्शन ले सकता है और कोई डिसीजन किसी ऑफिसर ने पास किया है तो उसको वो जिस तरह से मुनासिब समझे उसको चेक कर सकता है। लें जी आगे आ गया अपील्स का। सेक्शन 45B ये है अपील का कि आपने अपील कहाँ करनी है। तो 45B के तहत आप अपील कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो कि एग्रीव्ड होगा किसी भी FBR के ऑफिसर के डिसीजन के अगेंस्ट। अच्छा, इसमें FBR जो है वो नहीं जा सकता कमिश्नर अपील के साथ, सिर्फ टैक्स पेयर ही जा सकता है। जैसे कि ये अदर दैन सेल टैक्स डिपार्टमेंट बता दिया गया ना कि सेल टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जाएगा बल्कि दूसरा पर्सन कोई अगर उसके असेसमेंट ऑर्डर अगर कोई पास हुआ है कि इस सेक्शन के तहत। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर सेक्शन 10
11, 25, 36 और 66 के तहत अगर कोई डिसीजन पास हुआ है तो उसमें जा सकता है। इसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो पहली बात ये है कि ये जो सेक्शन 11 इधर अभी तक मेंशन किया जा रहा है, ये मेरा ख्याल है वो जब ड्राफ्टिंग करते हुए ये गलती हो गई है। जो लॉ ड्राफ्ट कर रहे थे या जो पास कर रहे थे उनको चाहिए था कि इसमें, क्योंकि अब सेक्शन 11 ओमिट हो चुका है, तो वो सेक्शन 11 ओमिट हो चुका है तो फिर इसको नहीं आना चाहिए था। इसकी बजाय दूसरे जो इसकी जगह के सेक्शन बी सी डी जो लगाए हैं असेसमेंट के लिए, वो सेक्शन इधर आना चाहिए था। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आपने ज़हन में रखनी है। दूसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात जैसे कि इधर सेक्शन 11 है, तो सेक्शन 11A में कोई अपील अगर कर देता है कमिश्नर अपील के पास, तो वो कमिश्नर अपील का दायरा कार नहीं है कि वो उसको सुन सके। कि 11A में किसी ने अगर बैंक अटैच किया और जहाँ उसमें ऐसा है कि शॉर्ट पेमेंट का नोटिस दिया, तो उसके अगेंस्ट अपील जो है कमिश्नर अपील के पास नहीं होगी। कमिश्नर अपील के पास जो स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जिनके तहत अगर डिसीजन हुआ हो तो वो होगा। तो अब इसमें जो लॉ में नज़र आ रहा है कि ये एक बड़ी मेजर है। मैं काम बाला से जो लॉ अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने ड्राफ्ट किया है उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मिस्टेक्स जो हैं इसमें उनको ठीक किया जाए। ये जैसे कि 11 है तो इसमें अपील में अब 11 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो कमिश्नर अपील के पास इट्स मीन के जो 11A B C D की अगर कोई B C D की अगर हो रही है प्रोसीडिंग तो वो गलत हो रही हैं, क्योंकि वो तो इसमें लॉ में है ही नहीं, तो इनको चेंज किया जाए। तो इसमें यह है कि किसी ऑफिसर ने जो किया है तो उसके अगेंस्ट जो टैक्स पेयर है विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट्स ऑफ सच डिसीजन ऑर्डर। इसमें अब आ गया वर्ड है रिसीट का, कि ये जिस दिन उसने पास किया है उस दिन से नहीं, बल्कि जिस दिन उसने रिसीव किया। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो पर्सन ने रिसीव नहीं किया होता। अब जब रिसीव करने वो उसको रिकवरी का नोटिस आया और उसने जाके जिस दिन से रिसीव किया है उस दिन से होगा कि ये एक वर्ड जो है रिसीट का आ रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका ये नहीं है कि जिस दिन डिसीजन हुआ है उसी दिन से आपका ये होगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि जो टैक्स की अवेलेबल है, आर द केस में बी रिफंड ऑफ द केस डज नॉट एक्सीड 10 मिलियन। ये इधर चेंज आ गई है कि वो 10 मिलियन की जो ऊपर मैंने पेक्यूनरी बताया था कि कमिश्नर अपील के पास जो है 10 मिलियन तक, 1 करोड़ तक का जो केस है असेसमेंट है, उसकी अपील जो है वो कमिश्नर अपील के पास होगी। ठीक है। इसी तरह प्रोवाइडेड दैट एन अपील प्रेफर टू द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज मे बी एडमिटेड बाय द कमिश्नर इनलैंड एवेन्यू अपील इफ ही सेटिस्फाइड विद द एप्लेंट ही सफिशेंट केस नो प्रेफरिंग द अपील विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। हाँ, अगर ये ऐसा है कि वो डेज पास हो चुके हैं, जब उसने रिसीव किया तो वो 30 डेज से ज़्यादा हो गया था, तो वो 30 डेज से ज़्यादा का जो है वो कमिश्नर की स्वाबदीद है कि उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो अब ये चीज़, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, एक तो ये सेक्शन है, इन सेक्शन के तहत अपील के पास जाना है, और फिर विद इन 30 डेज जो है अपील के पास, कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं। तो जो सब सेक्शन 1A है एन अपील अंडर सब सेक्शन शेल, उसमें क्या क्या चीज़ें उसके साथ अटैच होनी चाहिए, बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो जो एक लॉ में प्रिस्क्राइब्ड रूल्स में बताया गया है कि इस तरह से इसका होना चाहिए, उस शक्ल में वो अपील बनी होनी चाहिए। बी वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, प्रिस्क्राइब्ड मैनर से वेरीफाई हो, और स्टेट प्रिसाइजली द ग्राउंड्स अपॉन विच द अपील इज़ मेड। तो अपील के जो ग्राउंड्स हैं वो भी प्रिसाइजली बयान किए गए हों। अपील के ग्राउंड्स देने हैं कि किन पे आप अपील कर रहे हैं। बी अकम्पलिश बाय द प्रिस्क्राइब्ड फी स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1B। 1B में जो फ़ी है इसके बारे में बताई गई है, जो कि गालबन 2500 है फॉर इंडिविजुअल एंड AOP और 5000 है फॉर कंपनीज़, तो वो भी साथ उसका चलान होना चाहिए। बी लॉज विद कमिश्नर अपील विद इन द टाइम सेट आउट इन सब सेक्शन 1। तो जो सब सेक्शन 1 में 30 डेज़ है, 30 डेज़ के अंदर वो अपील इसमें होनी चाहिए। अब सब सेक्शन 1B में प्रिस्क्राइब्ड शेल क्या होगा, इन केस ऑफ अपील अगेंस्ट एन असेसमेंट वेयर द एप्लेंट इज़ अ कंपनी 5000 रुपीज़। ये जो मैंने बताया था कि अगर कंपनी होगी तो वो 5000 रुपीज़ उसका लगेगा, और वेयर द एप्लेंट इज़ नॉट कंपनी तो 2500 रुपीज़ जो है उसको चलान लगाना पड़ेगा। इन एनी अदर केस वेयर द एप्लेंट इज़ अ कंपनी 5000 रुपीज़ एंड वेयर द एप्लेंट इज़ नॉट अ कंपनी
तो 1000 रुपीज़ है। मसलन जैसे कि स्टे ऑर्डर के लिए कमिश्नर अपील के पास आप जाते हैं तो इनके लिए केसेस क्या है, प्रिस्क्राइब्ड अपील का और है और स्टे वगैरह का और है। तो सब सेक्शन 1C क्या है, वेयर अ पार्टिकुलर केस द कमिश्नर अपील इज ऑफ द ओपिनियन रिकवरी ऑफ टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट शेल काज अंडर हार्डशिप टू द टैक्स पेयर, कि जहाँ वो समझता है कमिश्नर अपील के ये हार्डशिप की जा रही है टैक्स पेयर से रिकवरी करने के लिए आफ्टर अफोर्डिंग द अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, वो जो मैंने स्टे की बात की है कि वो अपॉर्चुनिटी देगा डिपार्टमेंट को और टैक्स पेयर को, तो उसके खिलाफ रिकवरी के स्टे दे सकता है। मे स्टे द रिकवरी का स्टे हो सकता है। सच स्टे पीरियड शैल नॉट एग्रीगेट द 30 डेज इन एग्रीगेट, तो उसको 30 डेज से वो ज़्यादा का स्टे नहीं होना चाहिए। इसी तरह इसका सब सेक्शन 2 है, द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स में आफ्टर गिविंग बोथ पार्टी के अपील्स में दोनों पार्टी को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, उनको सुना जाएगा, उनके वो पैरावाइज कमेंट्स लिए जाएंगे, तो फिर कमिश्नर अपने सोच के मुताबिक पास सच एंड ऑर्डर ही थिंक फिट कन्फर्मिंग, या तो उसको कन्फर्म कर देगा ये फैसला ठीक है, वेयरिंग या कहेगा कि इसमें थोड़ी सी चेंज करो, आल्टरिंग थोड़ी तब्दीली चाहेगा, सेट असाइड कर देगा कि नहीं ठीक, और अनलिंग या फिर उसको ख़त्म कर देगा कि वो आपने फैसला सीख नहीं किया, डिसीजन ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट अपील की गई है तो वो उसको फैसला इसका कर देगा। आगे प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट सच ऑर्डर शैल बी पास नॉट लेटर दैन द 120 डेज। हाँ, ये अब कमिश्नर अपील के पास भी एक टाइम जुरिस्डिक्शन है कि उन्होंने 120 डेज में कमिश्नर अपील ने इसका फैसला करना है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड, लेकिन उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है कि अगर कमिश्नर अपील के पास मे बी रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड फिक्स, उस पर राइटिंग में कमिश्नर रीज़न लिखेगा, रीज़न के बाद उसको पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, और वो जो एक्सटेंडेड पीरियड है वो 60 डेज़ तक का एक्सटेंड किया जाता है। 120 डेज़ प्लस 60 180 डेज़ टोटल हो जाते हैं इसके पास। लेकिन इसमें एक और प्रोवाइजो है कि अगर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स अगर कोई एडजर्नमेंट ली गई है या कोई स्टे ऑर्डर है या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, टाइम टेकिंग थ्रू एडजर्नमेंट बाय द पटिशनर नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, यानी कि पटिशनर ने जो टाइम लिया है वो उसको भी उसमें से पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा अगर कि कमिश्नर ने एडजर्नमेंट ली है। इन डिसाइडिंग द अपील द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स में मेक द फर्दर इंक्वायरी एज मे नेसेसरी प्रोवाइडेड ही शैल नॉट रिमांड द केस फॉर डिनोवो कंसिडरेशन। तो कमिश्नर जो अपील जो है वो फर्दर इंक्वायरी भी कर सकते हैं फॉर के उसमें रिमांड बैक करके कि ये चीज़ें जो हैं इनको चेक किया जाए और उस करने के बाद वो फैसला किया जाएगा। सब सेक्शन 5 है, दिस कमिश्नर अपील शैल नॉट एडमिट एनी डॉक्यूमेंट्री मटीरियल आर एविडेंस विच इज़ नॉट प्रोड्यूस बिफोर द इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर। हाँ, कमिश्नर अपील ऐसा कोई रिकॉर्ड जो कि कमिश्नर इसको ना दिया गया हो, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर ने जब ऑडिट कर रहा था तो ऑडिट के दौरान वो प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन जब कमिश्नर अपील में वो प्रोवाइड किया गया तो वो ऐसा जो रिकॉर्ड है वो नॉट एडमिटेड, उसको नहीं समझा जाएगा। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ऑडिट के दौरान प्रोसीडिंग्स के दौरान कुछ ना दो, जब अपील आएगी देखा जाएगा उस वक्त रिकॉर्ड दे दिया जाएगा। ये अलहदा बात है कि कमिश्नर उसको अगर एडमिट कर लेते हैं, जो ऐसी कोई बात है कि उधर करके सेटिस्फाई फैसला अपील से ले लेते हैं, लेकिन बाई लॉ जो है अगर वो कोई रिकॉर्ड जो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स को नहीं दिया गया और वो रिकॉर्ड अगर आप कमिश्नर अपील को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको एडमिट करना अपील को नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए इसके सफिशेंट काज फॉर प्रोड्यूसिंग द मटेरियल और एविडेंस बिफोर द ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू होने चाहिए। ये था कमिश्नर अपील का सारा मामला। इसी तरह आगे एपलेट ट्रिब्यूनल में जो है अपील टू द एपलेट ट्रिब्यूनल, उसमें सेक्शन 46 है। सेक्शन 46 के तहत अपील की जाती है एपलेट ट्रिब्यूनल में। यहाँ सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 में जैसे कि हमने पढ़ा ये कि अमाउंट जो है वो जो एक्सीड कर जाएगी 10 मिलियन से या 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के असेसमेंट ऑर्डर है तो वो कमिश्नर अपील के पास नहीं बल्कि सीधा जो है एपलेट ट्रिब्यूनल में आएगा, ये हमने पढ़ा था। और दूसरा ये है इसमें एक्सक्लूड होगा ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, ब्लैक लिस्टिंग एंड सब
सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 21, क्योंकि ये अब चीफ कमिश्नर को पावर्स दे दी गई हैं कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो है इसका जो अगेंस्ट सस्पेंशन एंड ब्लैक लिस्टिंग जो है कमिश्नर अपील चेक करेगा उस ऑर्डर को और उसको वही करेंगे। पास्ड बाय द ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू आर बोर्ड आर द कमिश्नर अपील अंडर दिस एक्ट द रूल्स मेड देयर अंडर विद इन 30 डेज। अब ये है कि जो विद इन 30 डेज जो है ना वो कमिश्नर अपील के पास, पहले ये 60 डेज होता था तो ये भी चेंज हो गया कि विद इन 30 डेज जो है वो एपलेट ट्रिब्यूनल में अपनी अपील कर सकता है ऑफ द रिसीट ऑफ सच ऑर्डर prefer to an appeal to the appellate tribunal as the case may be reference of the High Court provided that where subsection 11 of section 134 of the Income Tax Ordinance 2001 state owned enterprises may prefer appeal under this subsection। तो अब जो है वो सबसेक्शन के 134 के तहत जो है ना उसमें अपील की जाएगी। The appellate tribunal may admit here dispose or of the appeal as per the proceeding laid down in section 131 132 of the income tax ordinance के तहत 131 और 132 का जो इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है उसके तहत जो एपलेट ट्रिब्यूनल वो है वो इसके अपील लेगा, डिस्पोज ऑफ करेगा और इसको जाएगा। सेक्शन 47 है रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। अब जो अपील्स एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के ख़िलाफ़ पहले सिर्फ जाते थे हाई कोर्ट में रेफरेंस करने के लिए, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब जो कमिश्नर अपील के पास 1 करोड़ तक का केस है उसमें कमिश्नर अपील के फैसले के कोई अग्रीव्ड होगा जहाँ डिपार्टमेंट होगा या फिर होगा टैक्स पेयर, वो एपलेट ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा बल्कि रेफरेंस सीधा हाई कोर्ट में दायर करेगा। इसी तरह जो एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद भी सीधा हाई कोर्ट में रेफरेंस दिया जाएगा और वो विद इन 30 डेज़ है। पहले किसी दौर में ज़्यादा होता था, 90 डेज़ था शायद, लेकिन अब जो है विद इन 30 डेज़ of the communication of the order of appellate tribunal or the case may be of commissioner appeal, यानी कि दोनों के केस में the aggrieved person of the commissioner may prefer to application in prescribed format में होगी along with the statement of the case completed record of the appellate tribunal or the case may be commissioner appeal to the high court starting any question of law। तो किसके लिए होगा? for any question of law के लिए या फिर मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड द फैक्ट अराइजिंग, फैक्ट्स का भी हो सकता है और कमिश्नर ऑफ लॉ का भी मिक्स भी हो सकता है, तो वो कमिश्नर अपील में किया जाएगा, सॉरी हाई कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा। और ये रेफरेंस जो दायर करना है वो सेक्शन 133 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत रूल्स मेड देयर अंडर उसके मुताबिक जो है ये किया जाएगा। हाई कोर्ट शैल मुटाटिस मुटंडिस अप्लाई द रेफरेंस ऑफ द हाई कोर्ट अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट को तहत वो जो कुछ चेंजेस करके उसके मुताबिक वो फैसला जो है हाई कोर्ट अपने समय के मुताबिक करेगा। तो ये था आज का लेक्चर हमारा जिसमें मैंने बड़ी तफसील से एपलेट के फोराज सारे बता दिए हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप ये चाहते हैं कि बाकी लोग भी इसको समझते रहें, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं किसी भी मैटर में सेल्स टैक्स एक्ट के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे। थैंक यू वेरी मच।